जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं स्नेहा भाष्य के आप सभी का स्वागत करती हूँ मुकुनाई में। आज हमारे साथ एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो एक किसान फैमिली से आते हैं, जिनकी प्राथमिक शिक्षा एक जिला परिषद के स्कूल से हुई है, लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। 2023 में ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुंचे। 2024 में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो नहीं पहुंच सके। लेकिन अपनी हिम्मत ना हारते हुए ये फिर 2025 में अपनी सपनों की उड़ान भरते हुए हार्वर्ड जा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एकनाथ वाघ जी। जय भीम सर। जय भीम जय भीम। जय भीम सर। आज मेरा पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि आपका पूरा एजुकेशन जो है वो जेडपी स्कूल से हुआ है, जिला परिषद स्कूल से हुआ है, जिसको कहा जाता है जी, कि जिसका इतना अच्छा एजुकेशन नहीं होता है, लेकिन आज उसमें पढ़ के आप हार्वर्ड तक जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? जी, भावनाएँ तो बहुत अच्छी हैं। अ, हम्म। मेरा जो फाउंडेशन है वो जिला परिषद स्कूल से ही बना है और शायद उसी फाउंडेशन के स्तर पे मैं आगे की जो शिक्षा है वो नवोदय विद्यालय में कर पाया और हम्म। अभी तक का जो भी ढाँचा बना पाया हूँ मैं मेरे शिक्षा का, वो नवोदय विद्यालय में ही बना और उसी के बलबूते पर मैं शायद आगे की शिक्षा का सोच पाया और जो आत्मविश्वास मुझे मिला, वो उन्हीं 7 सालों में। हम्म। तो मैं ऐसा खुद के लिए बोल सकता हूँ कि मैं गवर्नमेंट का एक प्रोडक्ट हूँ क्योंकि अभी तक की मेरी शिक्षा पूरी अ, सरकारी विद्यालयों में भी हुई हुई है और शायद जब मैं प्राइवेट स्कूल में फर्ग्यूसन में जब गया तभी मेरा हम्म। जो निवास का जो जो भी मेरे हॉस्टल्स और बाकी जो चीज़ें थी वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही थी। तो अ, मुझे अभी तक जो भी सपोर्ट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से ही हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी भी बदलाव लाने की ज़रूरत है और हम्म। मैं मानता हूँ कि अ, जैसा चाहिए वैसा स्तर अभी भी जिला परिषद स्कूलों में नहीं है, उसे और बेहतर बनाया जा हम्म। सकता है। लेकिन जो भी है लिमिटेड जो संसाधनों की कमी रही है अ, हम्म। उसके चलते हुए भी शायद मैं यहाँ तक आया हूँ तो खुश हूँ फिलहाल तो खुश हूँ। जी, जी सर, मैं आपसे जब बात कर रही थी आपने कहा था कि हुँ, मेरा प्लान बी भी एजुकेशन है और प्लान सी भी एजुकेशन है। तो जी। आपसे भी बात करते हुए जब मैंने ये समझा, तो आप आपकी पढ़ाई में आपको कैसी चुनौती आई? जैसा अभी मैंने बताया कि सबसे मतलब जैसे मैं अगर मेरे गाँव में देखता हूँ तो ये सब मेरी हम्म। चुनौती नहीं है मतलब ये सिर्फ गाँव की नहीं या फिर अगर हम महाराष्ट्र के भी बोलते जिस एरिया से विदर्भ से आता हूँ, यहाँ पे शायद हर एक हम्म। किसान या फिर हर एक वर्ग के अ, इ- किस इंसान की यही 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 मजबूरी है कि उनके पास संसाधनों की कमी है। तो जी। मेरे लिए भी यही सबसे अहम समस्या रही है कि संसाधनों की कमी हमेशा से रही है। अ, तो जी। जी। इसीलिए मैं कभी कोई दूसरे प्लान की नहीं सोच सका कि अगर शिक्षा का प्लान असफल हो जाता है तो मैं हम्म। व्यापार में आ सकता हूँ या फिर और कोई रास्ता चुन सकता हूँ। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था। हम्म। जैसे अगर हम प्लान जेड तक भी प्लान करते तो शायद शिक्षा यही रास्ता था। हम्म। और अब मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि अगर हमें इन सभी चुनौतियों से आगे जाना है तो शायद शिक्षा एकमेव रास्ता था। तो इसलिए जो भी मैं वर्कआउट कर रहा था पिछले 4-5 सालों से, तो ये हम्म। शिक्षा से जुड़े हुए ही रास्ते थे। जी। जी सर, आप हार्वर्ड में जा रहे हैं, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपका कोर्स क्या है और इसका ड्यूरेशन कितना होगा? जी, मैं अभी एक स्नातकोत्तर पदवी के लिए जा रहा हूँ जिसको हम मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी आमतौर पर बोलते हैं। हम्म। मेरा कोर्स ऑलमोस्ट 2 साल तक चलेगा और इसमें हम्म। मैं अलग-अलग विषय पढ़ूँगा बट मेजर जो मेरा विषय है वो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। और मैं चाहता हम्म। हूँ कि मैं ऐसी योजनाएँ बनाऊँ जो शायद अ, जो सबसे ज़्यादा निचले दबे स्तर पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें फ़ायदा हो। वो अपनी गरीबी रेखा से बाहर आएँ। जी। जी जी।
सर आप जैसे आप बोल रहे थे कि काफी ज्यादा तकलीफें आती है, जिस तरीके से हम जिस गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर ले या फिर जिस परिस्थिति में हम लोग रहते हैं, हर कोई एक ना एक तरीके की तकलीफों को सामना करता रहता है। क्या जी आपकी इस प्रॉब्लम में कौन सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स थी या ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी जिसने आपको हेल्प किया कि आप इंटरनेशनल लेवल तक जा सकें? जी अ, हमारे जैसे बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, जो हम्म। दलित बहुजन और पिछड़े हुए वर्गों से आते हैं, उनके लिए सबसे अहम समस्या पैसों की होती है, क्योंकि बाहर जो फीस रहती है वो हम्म आमतौर पर हमारे सपनों से बाहर रहती है। अगर हम हम्म यूके में अगर जाने का सोचते हैं तो कम से कम हमें सालाना 50 लाख लगते हैं। अगर हम यूएस में जाना चाहते हैं तो हम्म हमें सालाना 80 या 90 लाख लग सकते हैं। तो यहाँ पे हम्म अ, मध्यम स्तर के वर्गों के लोगों की भी वो हैसियत नहीं होती है कि वो इतना सब खर्चा उठा पाए। तो सबसे हम्म बड़ा जो बैरियर है वो पैसों की कमी का ही है। तो महाराष्ट्र में फॉर्चुनेटली कुछ योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, जो एससी एसटी हम्म ओबीसी माइनॉरिटीज और कुछ सीट्स है जो ओपन, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं बैठ रहे। ओपन मतलब हर कोई उसमें अप्लाई कर सकता है। जी जो जी। स्कॉलरशिप मुझे मिली है वो ओबीसी कैटेगरी से आती है, जिसमें हम्म ट्यूशन का पूरा खर्चा, उसके साथ साथ जाने आने का आपका एयर फेयर मिलता है, और जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, साथ हम्म साथ एक आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, जो आपके वहाँ के हॉस्टल्स और खाने पीने के या स्टूडेंट एक्सपेंसेस जो रिलेटेड खर्चे रहते हैं उसके लिए। इसकी एक प्रक्रिया होती है महाराष्ट्र में। सभी जो स्कॉलरशिप है एससी एसटी ओबीसी के लिए लगभग सभी की एक जैसी प्रक्रिया है। थोड़े थोड़े फर्क है उसमें, बट मोर और लेस एक ही तरीके से उनके रूल्स हैं। आपका हम्म सबसे पहले तो आपको जो यूनिवर्सिटी मिली है उसका क्यूएस रैंकिंग, जो क्यूएस एक बॉडी है जो रैंकिंग देती है वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज को, 200 के अंदर होनी चाहिए। अगर हम्म आपको उस यूनिवर्सिटी का ऑफर आता है तो आप इस योजना को एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके साथ साथ आपका संपूर्ण फैमिली का इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। ये हम्म दो अहम मुद्दे हैं मुझे लगता है जो हमें एलिजिबल बनाते हैं इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। और फिर इसके हम्म अंदर बहुत छोटे छोटे क्राइटेरिया हैं, बट जैसे हर एक कैटेगरी के लिए 75-75 वैकेंसीज है। फिर उसमें कुछ हम्म आर्ट्स के लिए है, कुछ साइंस के लिए, कुछ मेडिकल के लिए, कुछ इंजीनियरिंग के लिए, कुछ आर्किटेक्चर, जर्नलिज्म, लॉ, मीडिया, ड्रामा। तो सरकार ने एक कोशिश करी है कि इसमें सब सब्जेक्ट्स कवर हो जाए। हम्म मोटा मोटी तौर पे यही है। लेकिन अ, जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती गई है, इसमें हम्म कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जितना ज्यादा ये समाज तक जानी चाहिए उतनी ज्यादा अभी तक गई नहीं है। जैसे ओबीसी में 75 वैकेंसीज के लिए शायद 150 एप्लीकेशन या 200 एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा जाते हैं, जो कि अगर जी। हम कंपेयर करें किसी भी बाकी परीक्षा से तो शून्य हम्म मात्र है। तो मुझे लगता है कि कम से कम 1,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई करना चाहिए। और महाराष्ट्र जितना बड़ा राज्य है उस हिसाब से ये नंबर और बढ़ना चाहिए। अ, कम से कम एक कैटेगरी के लिए 100 स्कॉलरशिप होनी चाहिए। हम अलग अलग स्तर पे इसकी बात रख रहे हैं, और मैं बहुत सकारात्मक हूँ इन चीज़ों को लेके कि आने वाले भविष्य में ये वैकेंसीज बढ़ेगी, और ये जो भी स्कॉलरशिप है जिसमें थोड़ी थोड़ी टेक्निकल समस्याएं आती है, ये भी समय के साथ और बेहतर हो जाए। जी सर, जैसे आप अभी बता रहे थे कि वो स्किम्स वहां तक जितने लोगों तक पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पाई है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कमी किन चीजों की है? क्या गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूशन में कहीं कम गिर रही है या पॉलिसी उतने अच्छे से फ्रेम नहीं हुई है कि लोग उनका फायदा अच्छे से उठा सकें? इसमें शायद सभी जो स्टेक होल्डर्स है वो जिम्मेदार हैं। जो हम्म शिक्षा को कंट्रोल करते हैं, जैसे सरकार शिक्षा को कंट्रोल करती है, या जो प्राइवेट स्कूल्स, जो भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है रिसेंटली शिक्षा का, इन सभी चीजों की वजह से शायद ये अभी तक
सामान्य जनता में नहीं पहुंची है। जब हम इसको सर्च करके देखते हैं पोर्टल में, तो बहुत कम हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इसकी। सामान्य जनता में इसके नोटिसेज जारी नहीं होते, इसके लिए कोई अ, सरकार की तरफ से कोई कैंपेन नहीं चलाया जाता है जैसे बाकी योजनाओं के लिए चलाया जाता है। जैसे कोई मान लेते हैं अगर किसान के लिए कोई योजना है तो सरकार की तरफ से एक फुल फ्लेज कैंपेन चलाया जाता है। वैसे हम्म। ऐसी स्कॉलरशिप्स के लिए अभी तक मैंने कोई कैंपेन देखा नहीं है। अ, हम हमारे स्तर पे कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मीडियम बहुत छोटा होता है, सरकार का मीडियम बहुत बड़ा होता है। सरकार अगर कोई एक एडवर्टीजमेंट या कोई और एक कैंपेन चला दे तो ये शायद हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और ये इसमें यह भी है कि हर एक स्कॉलरशिप का डिपार्टमेंट अलग है, तो शायद कुछ टेक्निकल चीज़ें आती होगी, क्योंकि इसके लिए कोई एक अ, इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जी जी। सर जैसे मुझे अभी एक आपकी बातों से एक चीज समझी कि लोगों तक उतनी चीजें नहीं पहुंच रही है, तो ये चीजों तक जैसे आपको किस तरीके से पता चला कि मैं इस प्रोसेस थ्रू या इस तरीके से मैं हार्वर्ड तक जा सकता हूँ? आपको किसने इन सब चीजों के बारे में अवेयर किया और आपको कितना प्रॉब्लम्स आई इन सब चीजों तक पहुंचने में? जी, जैसे 2-3 साल पहले जब मैंने अब्रॉड शिक्षा लेने का सपना देखा, तो अभी तो हम्म। ऐसा है कि आप जस्ट एक क्लिक दूर हो हर एक चीज से, यू जस्ट गो एंड टाइप ऑन मोबाइल। लेकिन मुझे जैसे मैं एक संस्था से जुड़ा था, एकलव्य संस्था से, मुझे ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन है वो वहीं से मिली। बट हार्वर्ड और बाकी जो संस्थाएं हैं उन्हें मैं स्कूल के दिनों से ही जानता था, बट वहां तक जाने का रास्ता क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता था। मैंने बस ये किताबों में पढ़ा था, और जैसे जैसे मैं इन सब प्रक्रिया में आया तो धीरे धीरे मुझे जानकारी होने लगी। जैसे जिस प्रोग्राम का मैं पार्ट था, एकलव्य ग्लोबल स्कॉलर्स का, शुरुआती दिनों में 2023 में, तो कुछ मेंटर्स और कुछ लोग थे जो इसमें सपोर्ट करते थे। और बाद में मैं उसी का पार्ट बना, जो 2 साल से मैं अ, एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर बोल सकते हैं। अ, वो देखता हूँ, और अ, शायद मैं जी। देख पा रहा था, शायद आप रुक गए थे एक जगह, तो ठीक है। अ, हाँ कोई इश्यू था? हाँ सर बोलिए। तो कंटिन्यू कीजिए सॉरी, वहां से जहाँ से आपने स्टार्ट किया। आप उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए जो अभी हमने लास्ट पूछा था। अभी मैं आवाज भूल आ रही है गया। आपको मेरी? हाँ क्वेश्चन जी। मेरा ये था कि आपको किसने हेल्प की और आपको कैसे पता हाँ, चला कि आप जी जी या जी, ठीक ठीक ठीक। जी रिकॉर्डिंग पे तो है, कोई इशू नहीं है, मैं उतना कट करवा दूंगी। जी 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 जी। तो जैसे मैंने 2022-23 में सोचा कि अ, हम्म। मैंने अब अ, विदेश में जाके पढ़ाई लेनी चाहिए। तो मैं एक हम्म। संस्था से जुड़ा जिसका नाम एकलव्य है, जो राजू हम्म। केंद्रे चलाते हैं, और उन्हीं के संपर्क से मैं एक ग्लोबल स्कॉलर्स प्रोग्राम में अ, शामिल हुआ। और वहाँ पे जो देश विदेश से मेंटर्स आए थे, अ, उन्होंने सबसे पहले एक प्राइमरी आइडिया दिया कि ये सब प्रक्रिया कैसे होती है स्कॉलरशिप्स और एडमिशन्स की। तो मुझे बस एक पुश की ज़रूरत थी, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी प्राइमरी वो वहीं से मिली। जबकि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड या फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन संस्थाओं को मैं मेरे स्कूली दिनों से ही जानता था, लेकिन वहाँ जाने हम्म। का जो रास्ता था वो मुझे नहीं पता था। जब मैंने सोचा हम्म। और लोगों से अप्रोच किया, तब मुझे अ, ये सब प्रक्रिया पता चली, और ये काफ़ी जटिल है। और हम लोगों के लिए ज़्यादा जटिल है, क्योंकि अ, इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन से जी। लेके वहां तक पहुंचने तक भी एक लंबा खर्चा होता है, और जो शायद गांव की तरफ के लोगों का जिंदगी की कमाई हो सकती है, इतना ज्यादा वो खर्चा हम्म। होता है। तो ये जो सिस्टम है शायद वो बना नहीं है हमारे लिए, और इसीलिए हम जैसे लोगों को फिर सरकार की मदद लेनी पड़ती है। सर जैसे जी आपने कहा कि सिस्टम ये शायद हमारे लिए बना नहीं है, तो जी क्या आप आपके हिसाब से सिस्टम में किस तरीके के बदलाव होने चाहिए? जी, जब जब भी पॉलिसी बनती है तो मुझे लगता है हम्म। कि इन लोगों को सोचकर बननी चाहिए कि संसाधनों की सबसे ज्यादा कमी किस वर्ग के पास है। जैसे हमने जी। समय समय पर सरकार ने कोशिशें की है
लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी एक लंबा समय हमें तय करना है। तो जैसे ये योजनाएं हैं, इनको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इनके इसके नंबर्स, इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। जितनी हम्म, पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है, उस हिसाब से नंबर्स बहुत कम है। अगर हम देखें, 14 करोड़, 15 करोड़, 11 करोड़, ये पॉपुलेशन एक पूरे कॉन्टिनेंट की होती है, राइट। अगर हम यूरोप में जाते हैं तो हम 10 देशों के हम्म, बराबर हो सकते हैं। तो ये नंबर्स बहुत कम है, और ये कम नंबर्स भी लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और जी। ये जो भी स्कॉलरशिप्स है, उसमें भी अभी बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। जैसे अगर किसी को एप्लीकेशन करना है, तो कम से हम्म, कम $100 फीस होती है। इसका मतलब 80,000 हम्म, एक स्कूल के एप्लीकेशन की फी होती है, और हम कम से कम 10 एप्लीकेशन करते हैं। अगर हमें मेक श्योर करना होता है कि हमें एडमिशन लेना ही है, तो हम्म, मुश्किलें वहीं से शुरू होती है कि हम अ, हमारे लिए सबसे पहला बैरियर है कि आप अप्लाई ही नहीं कर सकते क्योंकि पैसे नहीं है आपके पास। दूसरा ये हम्म, होता है कि जैसे हम वर्नाक्युलर मीडियम्स में पढ़ते हैं। जैसे मेरी पढ़ाई हिंदी, मराठी और इंग्लिश इन तीनों माध्यमों में हुई। समय के साथ मैंने पिक कर लिया कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है, तो हम्म, शायद मेरे लिए इतनी मुश्किलें नहीं बनी। लेकिन अभी भी जो लोग उनकी पूरी पढ़ाई मराठी भाषा में करते हैं या फिर हिंदी भाषा में करते हैं, हम्म, उनके लिए फिर एक इंग्लिश की परीक्षा देनी होती है, जिसकी फिर से 15 या 20 हजार फीस देनी होती है। और जिनको मैनेजमेंट या व्यवस्थापन से जुड़े हुए विषय पढ़ने होते हैं, उनके लिए और एक एग्जाम होती है जिसकी सेम फीस होती है। तो जी। शुरुआत में ही इतना सारा खर्चा होता है। ये बैरियर्स हमें ब्रेक करते हैं ये सपने देखने से। और अगर सरकार या फिर कोई जैसे आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात बहुत होती है, जो हम्म, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स, वो भी इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। हम्म, जी। तो जी। यही है, मुझे लगता है सर। अगर पैसों का सपोर्ट दलित बहुजनों को मिलता है, तो उनके लिए शायद ये सपने बड़े नहीं है फिर। जी सर। सर, जैसे आपने बताया कि आपका फिफ्थ तक जो था वो जिला परिषद में हुआ, देन 6 to 12 आप जी। नवोदय में पढ़े हुए हैं, देन ग्रेजुएशन आपका फर्ग्यूसन में हुआ है, मास्टर्स आपने एजुकेशन में किया है पुणे यूनिवर्सिटी से। आप आगे आपके फ्यूचर में क्या देखते हैं कि आपको आगे और क्या करना है? जी, जो बीच का पार्ट था शायद शायद मैंने मिस कर दिया। मैंने फिफ्थ तक ओके। झेडपी और 6 to 12 नवोदय वही तक सुना। देन ग्रेजुएशन आपने फर्ग्यूसन से किया, मास्टर्स आपने पुणे जी। यूनिवर्सिटी से किया है। आप जी। आपका फ्यूचर अभी क्या देखते हैं? आपको फ्यूचर में आगे क्या बनना है, क्या करना है? जी। जैसे मैंने इसको दो विभाजनों में विभाजित किया है। अ, जी। एक जो 2 साल मैं यूएस में रहूंगा, उन 2 सालों में मुझे क्या क्या करना है, और फिर मिड जी। टर्म जो आगे के 5 सालों में मुझे क्या करना है, और एक लॉन्ग टर्म जो आगे आगे के 10 या उससे ज्यादा आने वाले सालों में क्या करना है। पहला तो मुझे मेरी यही कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा समय वहां पे गुजारूं, अलग अलग लोगों से मिलूं, एक बेहतरीन नेटवर्क बनाऊं, जिस नेटवर्क को मैं हमारे लोगों के लिए यूज कर सकूं जो आगे भविष्य में ऐसी संस्थाओं में पढ़ना चाहते हैं। जो विषय जी। शायद भविष्य के लिए सबसे अहम है, जो विषय देश स्तर की योजनाएं बनाने के लिए अहम है, उसमें मैं हम्म, एक अच्छी मजबूत पकड़ बना लूं, प्रोफेसर्स के साथ एक अच्छी दोस्ती बना लूं, और एक अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं पे ले लूं, जो शायद मैं जब भारत वापस आऊंगा वहां पे यूज कर सकूं। जैसे यूनाइटेड नेशंस है या फिर वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है। मेरा ज़्यादातर हम्म, अ, अनुभव शिक्षा और आर्थिक विषयों में ही रहा है। तो मैं उन्हीं संस्थाओं से जुड़ना चाहूँगा जो इन्हीं सब विभागों में काम करती है। और जब मैं भारत जी। आऊँगा तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं राज्य या देश स्तर की योजनाओं में सहभाग लूँ। अ, हम्म, वहाँ पे मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मैंने अनुभव, जो भी मैंने इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज मैं वहाँ पे गेन करूँगा, उसको यूज करूँ, और जो इम्पैक्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्केल तक लाना चाहता हूँ, वो लाऊँ। जी। और सर।
जी, जी। जी, आप जैसे मुझे बता रहे थे कि महाराष्ट्र में इतने स्टूडेंट होते हुए भी यानी काफ़ी एडवांस महाराष्ट्र को माना जाता है, फिर भी वहाँ पे 75 सीट्स हैं। तो अगर हम लोग देश की बात करें, तो क्या पूरे देश में भी इसकी इसी तरीके की अलग-अलग स्कीम्स है? क्या हम महाराष्ट्र पे अप्लाई ना करते हुए एक नेशनल लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं? हुँ। जी, एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाले एक स्कॉलरशिप जो नेशनल ओवरसीज़ जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है, उसको नेशनल जी। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स के नाम से जाना जाता है। हुँ। वो अवेलेबल है। एसटी स्टूडेंट्स के लिए भी एक स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है और फिजिकली हुँ, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। सेंटर हुँ, में ओबीसीज के लिए फिलहाल तो कोई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है या फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लेकिन नोमैडिक ट्राइब्स और एससीज और एसटीज और फिजिकली हैंडीकैप्ड फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स हुँ, अवेलेबल है। लेकिन मैं मानता हूँ कि उसका जो फाइनल नंबर है वो बहुत कम है। जैसे नेशनल ओवरसीज इंश्योर करते हैं कि सिर्फ 125 सीट्स ही संपूर्ण देश के स्तर पर वहाँ पे है। अब इतनी हुँ, ज़्यादा तादाद में हमारे देश में लोग सपना देखते हैं बाहर जाने का, उस हिसाब से तो वो सीट्स नाम मात्र हैं। जी। अब कम से कम 1000 सीट्स होनी चाहिए, हुँ, तभी मैं मानता हूँ कि हम मेक श्योर कर पाएँगे कि वो सामान्य लोगों तक पहुँची है। यही है। जी। तो जी। जैसे आपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात कही, तो अगर हुँ, हम लोग इससे पहले भी जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था राजरत्न जी, उनसे भी मेरी जी। यही बात हुई कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे भी जो भी इंस्टीट्यूट बनते हैं, आप आरटी ले लीजिए हुँ, या अदर कोई भी ले हुँ, लीजिए, हुँ, स्टूडेंट्स तक उनकी जो फैसिलिटीज है वो पहुंचती नहीं है, उनके फेलोशिप या फिर जो भी उनको स्कॉलरशिप वगैरह जो भी मिलने रहती है वो हमेशा डिलेड होती है। तो क्या हुँ। इस तरीके की इश्यूज आप लोगों को भी फेस करने पड़ सकते हैं या आते जी, हैं? जी, जी, जी। जी और मैं इन सब प्रक्रिया को लेके काफ़ी जागरूक हूँ। लेकिन हुँ, हुँ। अ, इसकी कोशिश जारी है कि ये सब समस्याएँ ना आए। मैंने ये भी सुना है कि जो स्टाइपेंड मिलता है, जो स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से दी जाती है, वो कभी समय पे नहीं मिलती है। हुँ, और हुँ। जैसे स्कॉलरशिप मिलने तक का ही एक लंबा सफ़र रहा है, तो जो फंड्स मिलते हैं, जो यूनिवर्सिटी को मिलते हैं, जो बच्चों को मिलते हैं अ, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अ, उन सब दिक्कतों को टैकल किया जा सकता है। अ, अगर सरकार चाहती है कि हम एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बनाएँ, एक ऐसा गाइडलाइंस इसको बना दे ताकि कोई दिक्कत ना आए इसकी स्टार्टिंग स्कॉलरशिप कब खुलेगी, स्कॉलरशिप कब खत्म होगी, स्कॉलरशिप का अ, एप्लीकेशन कब क्लोज़ होगा, पहला हुँ, हुँ। डिसबर्समेंट कब मिलेगा, दूसरा डिसबर्समेंट कब मिलेगा और कुछ एडवांस फंड्स होने चाहिए क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं हमारी खुद की पॉलिसीज़ को। अगर हमने एंट्री रिक्वायरमेंट्स में ये लिखा है कि 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए, तो सरकार ये क्यों चाहती है कि बच्चे जाके खुद के जेब से 5 लाख, 10 लाख पहले खर्चा करें? जी। क्योंकि ट्रेन मतलब एरोप्लेन के टिकट से लेके वीज़ा का खर्चा, वहाँ पे जाने के बाद 1 या 2 या 3 महीने का खर्चा 6 या 7 लाख हो सकता है। तो हुँ, हुँ। सरकार की यही अपेक्षा होती है कि ये सब बच्चे जेब से भरें और स्पेसिफिकली लोन्स निकाल के। अब लोन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास मॉर्गेज हो, एक कैपिटल हो, तो वो है ही नहीं, इसीलिए तो स्कॉलरशिप में बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं। तो ये हम खुद के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर कर रहे हैं, पॉलिसीज़ भी खुद के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और मुझे लगता है कि अगर कुछ अफ़सर जो इस पे आके स्टूडेंट के साथ बातचीत करें, तो इसे सुलझा जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई प्रोएक्टिवली इस पे बात नहीं हुई है। कोशिश तो जारी है अलग-अलग माध्यमों से, लेकिन अगर एक स्ट्रीमलाइन वे इस पे लगाया जा सकता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो स्कॉलरशिप होती है, हुँ, उसमें उनका ईयरली कैलेंडर होता है और हर एक चीज़ उसी में बिठाई जाती है और जिन जिन छात्रों को ये स्कॉलरशिप मिल रही है, उन्हें एक स्कॉलरली ट्रीटमेंट दी जाती है। हुँ, वो हुँ। किस प्लेन में बैठेंगे, वो भी उनका फिक्स होता है। जो जिसका अभाव मुझे शायद भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार या फिर जो भी अलग-अलग राज्यों की सरकार है, उसमें अभाव लगता है। क्योंकि यहाँ पे जो भावना है, वो ये है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं।
जो भावना नहीं होनी चाहिए कि वो पैसे किसी के जेब से नहीं आ रहे, वो जनता के पैसे हैं, वो हम ही हमारे लिए हमारे जेब से पैसे दे रहे हैं। तो ये भावना सरकार में ये नहीं होनी चाहिए कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, जबकि वापस आने के बाद हम काम जनता का ही करेंगे। तो जी शायद अगर बच्चों को स्कॉलरली ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये सब हर्डल्स नहीं आएंगे। जी जी। जी तो जैसे कि आप बोल रहे थे कि हमें इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो हमें पैसे दे रहे हैं। जी इस तरीके की ट्रीटमेंट हमेशा जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्पेशली जो गवर्नमेंट के फंड के थ्रू जिनको आगे एजुकेशन मिलता है या फिर अपना अच्छा नाम बना सकते हैं, उन लोगों के लिए ये ज्यादा होती है। जैसे हम डॉक्टर्स के बारे में देखे जाए तो डॉक्टर्स के बारे में भी यही होता है कि उनको अगर गवर्नमेंट स्कूल से अगर गवर्नमेंट कॉलेज से अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो कुछ समय उनको एज ए फ्री वर्क करना पड़ता है। तो इसी तरीके जी से कहीं आपके ऊपर भी कोई बॉदरेशन या फिर कोई है बाउंड्रीज है क्या कि इंडिया में आने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट के लिए काम करना होगा या फिर क्योंकि आप उनके स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं? नहीं, अब ऐसा कोई रूल्स बुक में नहीं है कि आप सरकार का काम करें, लेकिन रूल बुक में यह है कि आप जनता का काम करें। ओके। ठीक है, तो जी मैं मानता हूँ कि हर एक छात्र जो इन सब योजनाओं का लाभ लेता है, उसने कुछ हम्म, साल जनता के लिए देने चाहिए। जी जी। जी सर एंड में मैं आपसे यही कहूंगी कि आपकी जो स्टोरी है वो काफी इंस्पायरिंग है, बच्चों को काफी इंस्पायर करेगी, स्टूडेंट्स जो आगे चल के अच्छी यूनिवर्सिटी में जैसे आप हार्वर्ड तक गए, काफी लोगों का वो सपना होता है स्पेशली जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। आप उनके लिए कोई 3 ऐसी सलाह देना चाहोगे कि जो अपनी लाइफ में वो हमेशा ये करके उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं? जी। मैं हमेशा से हमारे छात्रों को यही सलाह देता हूँ कि अगर आपका वाई फिक्स है, मतलब क्यों करना है, अगर क्यों हम्म, करना है ये फिक्स है, तो आपके आगे के सभी सवालों का जवाब मिल जाता है। जी तो मैं यही सुझाव देना चाहूंगा कि आप सबसे पहले आपके क्यू पे काम कीजिए। जब आपका एक क्यू तैयार हो जाएगा तो सब उसी के लगत जो भी सवाल आने वाला है वो है कि कैसे करना है, उसका जवाब जी आपको मिल जाएगा। जबकि कैसे करना है बहुत जी। आसान है क्यों करने से। तो पहले फिक्स कर दीजिए कि आपको क्यों करना है। दूसरा सुझाव मैं ये देना चाहूंगा कि आप डटे रहिए जब तक आपका काम नहीं होता है, जब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचते हो तब तक आप हम्म उस प्रक्रिया में डटे रहिए, जो जो शायद सुझाव मैंने अपने लिए भी यूज किया है। हम्म। और तीसरा यही है कि खुद को बदलिए समय के साथ, पढ़िए सीखिए। अ, बदलाव शायद एक ऐसी चीज है जो हमें सरवाइव करने के लिए मदद करती है। अभी जैसे नई नई तकनीकी आ रही है, हमने सीख लेनी चाहिए। अभी हम लोग जी बोलते हैं कि एआई का जमाना है, हमने सीख लेना चाहिए। हमने वो भी सीख लेना चाहिए जो शायद हम आगे वाले समय के लिए हमें पता नहीं कि वो सब आने वाला है। क्योंकि अगर 10 साल पीछे की हम बात कर रहे थे तो हम कभी ये नहीं सोच सकते थे कि यूपीआई जो एक सामान्य पेमेंट सिस्टम है वो इतना आसान बना देगी लोगों का जीवन या फिर व्यापारियों का जीवन। लेकिन हम्म। तकनीकी का वही काम है कि हमारा जीवन आसान बना देना, समाज या फिर ह्यूमन काइंड का जीवन आसान बना देना। तो मैं यही सुझाव देना चाहूंगा कि आप बदलती टेक्नोलॉजी की सीखिए, सीखने की आदत डालिए, जो शायद लंबे टाइम में आपको हेल्प करती है। तो ये तीनों सुझाव शायद मेरी तरफ से आने वाले छात्रों को रहेंगे। जी सर, आपकी कहानी यही साबित करती है कि हौसले अगर बुलंद हो तो कोई भी पृष्ठभूमि जो है वो छोटी नहीं होती। तो मुकनाइक से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी, जय भीम, धन्यवाद। थैंक यू।